हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इन लेक्चर सीरीज़ में हम लोग 2020 50-50 सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स यहाँ पर दिया हुआ है, टॉपिक लिस्ट। ये सब टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। अब ये वो टॉपिक्स हैं जो कि हर साल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इन टॉपिक्स में से। तो ये टॉपिक्स आपके लिए करके जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग ब्रिटिश पॉलिसीज़ डिस्कस कर रहे थे। कुछ टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग पुलिस रिफॉर्म्स और आर्मी रिफॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज लेक्चर 3 ऑफ 2020 50-50 सीरीज, पुलिस एंड आर्मी रिफॉर्म्स ऑफ ब्रिटिश। अब पुलिस रिफॉर्म्स ऑफ ब्रिटिश ये स्टार्ट कैसे हुआ है? देखो, ब्रिटिशर्स के आने से पहले पर्सनल और रिलीजियस लॉज वगैरह काफ़ी चलते थे। इवन मुगल्स के टाइम पे भी कुछ धीरे धीरे ही लॉज स्टार्ट हुए थे, बट उससे पहले ज़्यादातर पर्सनल लॉज, रिलीजियस लॉज चलते थे। ऐसा रूल ऑफ लॉ का कोई कंसेप्ट नहीं था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब कोई कंसेप्ट्स नहीं थे। अब प्री कॉलोनियल इंडिया में हुआ क्या था कि जो मुगल्स के अंडर गवर्नमेंट्स थी या फिर जो बाकी के नेटिव स्टेट्स थे, वो ऑटोक्रेटिक थे, बेसिकली ऑटोक्रेटिक थे। तो उनमें कोई भी सेपरेट या फिर कोई फॉर्मल पुलिस सिस्टम भी नहीं था। और जितने भी विलेजेस उनके अंडर आते थे, उनको रात को बस एक गार्ड प्रोवाइड कर दिया जाता था कि ये तुम्हारी रखवाली करेगा। वो वाला सिस्टम चल रहा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ था, मुगल रूल जब आया था तो उनके अंडर यहाँ पर फौजदार्स उन्होंने लगाए थे। फौजदार्स का काम क्या होता था? फौजदार्स का काम होता था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना। तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का काम आ गया था फौजदार के पास। उसके बाद अमील्स भी लगाए थे। अमील्स का काम होता था बेसिकली रेवेन्यू कलेक्ट करना। रेवेन्यू कलेक्टर्स थे ये, आप कह सकते हो। अब रेवेन्यू कलेक्ट करने कोई बंदा जाता है तो वहाँ पर कितनी तरीके की प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती है ना। डांट डपट के भी कोई पैसे निकलवाने पड़ते हैं या बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, तो उनको रिबेल्स के का भी सामना करना पड़ता था इन अमील्स को। फिर तीसरी चीज़ हुई थी कि कोतवाल भी इन्होंने यहाँ पर लाए थे। कोतवाल रिस्पॉन्सिबल थे, ये तीसरी पोस्ट थी। कोतवाल की पोस्ट लेके आए थे। ये रिस्पॉन्सिबल थे कि अगेन सिटीज़ में लॉ एंड ऑर्डर देखना। सिटीज़ में लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम था कोतवाल का, ठीक है। अब फौजदार्स और अमील्स के इंस्टीट्यूशन जो है वो मुगल रूल के टाइम पर तो थे, बट बाद में आने वाले टाइम पर ये अबॉलिश कर दिए गए थे। जब ब्रिटिशर्स का रूल आया था, ब्रिटिशर्स ने इसको अबॉलिश किया था। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अब इसको हम अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ते हैं तो देख लेते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड भी आपको बता देती हूँ कि कोतवाल वगैरह ये सब आए थे। डुअल रूल भी था बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में 1765 से लेकर के 1772 का ये टाइम था, जब ज़मींदार जो है वो भी अपना स्टाफ मेंटेन कर रहे थे, इंक्लूडिंग जैसे थानेदार हो गए। थानेदार को अपॉइंट किया जाता था कि आप लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी संभाल लो, पीस मेंटेन करके रखो बेसिकली, और जितने भी क्राइम होते हैं या क्रिमिनल्स हो रहे हैं उनसे डील कर लेना। तो ये थानेदार, अगेन एक और पोस्ट आ गई थी थानेदार की, इनको ये काम दे दिया जाता था। फिर उसके बाद बहुत बार ऐसा भी हो जाता था कि ज़मींदार भी अपनी ड्यूटी को बिल्कुल अवॉइड कर देता, निगलेक्ट कर देता था। क्यों? क्योंकि जितनी भी डकैतियाँ वगैरह होती थी, डकैत के साथ ज़मींदार भी मिल जाता था कि अगर तू भी लूटेगा किसी को तो तेरा शेयर भी मेरा हो जाएगा, मतलब हम लोग हाफ हाफ कर लेंगे यार, तेरे लूट में मेरा इतना शेयर हो जाएगा। तो वाला सिस्टम बन गया था। फिर टाइम आया था 1770 का, जिसमें ये फौजदार और अमील का सिस्टम ये यहाँ पर अबॉलिश हो जाता है। तो 1770 का टाइम आता है जिसमें ये अबॉलिश कर दिया जाता है। और फिर आता है 1774 का टाइम। ये थोड़ा सा मैं आपको क्रोनोलॉजी समझा रही हूँ ताकि आगे जब आने वाले जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपको समझ में आ जाएंगी। 1774 का जब टाइम आता है, वॉरेन हेस्टिंग्स का ये टाइम होता है, जिसमें वापस से फौजदार का सिस्टम जो है री इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो अभी क्या हुआ था, 1770 में ये अबॉलिश कर दिया गया था फौजदार अमील का सिस्टम। अब जब वॉरेन हेस्टिंग आए 1774 में, वो वापस से ले आए फौजदार वाला सिस्टम, और ज़मींदार को कहा गया कि अब आप फौजदार को असिस्ट करेंगे, ठीक है। और ये जितनी भी डकैतियाँ हो रही हैं या वायलेंस हो रहा है, डिसऑर्डर हो रहा है, इनको आप ख़त्म करेंगे। तो इनको ख़त्म करने में ज़मींदार को कहा गया आप फौजदार को असिस्ट करें। फिर 1775 का टाइम आता है। इसके बाद 1775 में फौजदार थाना इस्टेब्लिश किए जाते हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उनके मेजर टाउन्स होते हैं, वहाँ पर फौजदार थाना इस्टेब्लिश किए जाते हैं, और छोटे छोटे पुलिस स्टेशंस भी उनको असिस्ट कर देते हैं। तो ये पूरा यहाँ पर देखा गया था, बेसिकली काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट्स देखी गई थी ब्रिटिशर्स के अंडर जो पुलिस सिस्टम था उसमें।
अब नेक्स्ट बात करते हैं फिर 1791 का टाइम आता है जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम आता है। मैं आपको अगर थोड़ा सा ओवरव्यू दूं तो आप समझ जाओगे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने फौजदार का सिस्टम बनाया क्योंकि वो डकैतियाँ वगैरह जो हो रही थी उसको थोड़ा सा सप्रेस करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ज़मींदार के सर पे भी, जो ज़मींदार जो है वो अगेन लूट रहा था, फिर ज़मींदार के सर पे भी फौजदार बिठा दिया, इसलिए वॉरेन हेस्टिंग ने ये काम किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो सोच थी वो थोड़ी सी इस तरीके की थी कि हम लोग पावर्स जो हैं उसको डिवाइड कर देते हैं ताकि काम और आसान हो जाएगा और बेटर ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो मोटी मोटी बात ये है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की थिंकिंग ऐसी थी। आप थोड़ा सा ना जब भी इनके बारे में पढ़ते हो ना, जितने भी ये लोग हैं, इनका आप ये सोचना कि किस तरीके के लोग होंगे या किस तरीके की इनकी सोच है, उसी तरीके का इन्होंने काम किए होंगे। जैसे अगर आप बोलते हो कि लॉर्ड रिपन एक अच्छा बंदा था, तो मतलब कि अच्छे थोड़े से काम हो सकते हैं। लॉर्ड लिटन जो है वो एक अच्छा बंदा नहीं था, तो थोड़े से नेगेटिव वे में काम है। तो इस तरीके लॉर्ड कॉर्नवालिस के थोड़ा सा उन्होंने इस टाइप के काम किए थे कि आप ड्यूटीज़ को बांट दो। तो कॉर्नवालिस कोड क्या था? कॉर्नवालिस ने बेसिकली एक रेगुलर पुलिस फोर्स को इस्टेब्लिश किया था, ऑर्गेनाइज किया था, ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन भी करें और हमारे जो इंडियन सिस्टम था थानास का उसको मॉडर्नाइज कर दें। तो पुराना जो ये थाना का जो सिस्टम चल रहा था सर्कल्स का एक डिस्ट्रिक्ट में, उसको मॉडर्नाइज करने का भी काम किया गया था। अब एक दरोगा का सिस्टम आ गया था कि दरोगा, इंडियन दरोगा आएंगे और एक थाना जो है वो उस दरोगा के अंडर ही होगा, ठीक है। और एक एसपी भी होंगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि उस डिस्ट्रिक्ट को हेड कर रहे होंगे। मतलब कि एसपी हाईएस्ट रैंक पुलिस ऑफिसर बन गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। इसके अंडर आ गए दरोगा, है ना। तो ये सिस्टम बन गया और यहाँ पर ये थाना का सिस्टम जो है थोड़ा सा रिवाइव करने की कोशिश यहाँ पर की गई। और जितने भी ज़मींदार थे उनको तो बिल्कुल रिलीव ही कर दिया गया था पुलिस ड्यूटीज़ से कि आपको पुलिस ड्यूटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो ज़मींदार को हटा दिया गया था। तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की यहाँ पर कोशिश की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उसके बाद 1808 में आते हैं लॉर्ड मेयो, ठीक है। तो मेयो क्या कहता है, बेसिकली उसने एक एसपी अपॉइंट किया होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कि हर एक जो डिवीज़न होगी वहाँ पर हम लोग एक एसपी अपॉइंट कर देंगे, इस बंदे ने बोला। और जिसकी वजह से ये जो एसपी है इसको कौन हेल्प करेगा, जो अलग अलग स्पाइस थे ना, स्पाइस को गोएंदाज भी कहते थे, तो बहुत सारे स्पाइस को भी अपॉइंट किया गया था कि आप इनकी हेल्प करेंगे। बट ये स्पाइस ने धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया कि जितने भी लोकल पीपल थे उनको भी परेशान करना शुरू कर दिया, उनको लूटना शुरू कर दिया, मतलब दिक्कत क्रिएट करते थे। तो इस वजह से हालांकि लॉर्ड मेयो ने दोबारा पुलिस सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की थी। अब 1814 में अब आता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का एक ऑर्डर आता है। इस ऑर्डर के द्वारा क्या होता है कि दरोगा जितने भी होते हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है और उनके सबॉर्डिनेट के जो अपॉइंटमेंट हो रहे होते हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम ये अबॉलिश कर देते हैं। ये कहते हैं कि सिर्फ बंगाल के अलावा जितनी भी जगहें हैं, जो भी कंपनी के अंडर जगहें आती हैं, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के इस ऑर्डर के द्वारा 1814 के ऑर्डर के द्वारा ये सारे दरोगा सबॉर्डिनेट वाला सिस्टम अबॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है। बंगाल से क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि बंगाल इंपॉर्टेंट होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। नेक्स्ट टाइम आता है 1828 से लेकर के 1835 तक का ये टाइम आता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम आता है। अब अगर हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक को थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करें लॉर्ड कॉर्नवालिस से, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मैंने आपको बताया था कि वो डिवाइड करने की बात करते थे कि पावर जो है उसका सेपरेशन हो जाना चाहिए, पावर को सेपरेट करना और डिवाइड करने की बात करते थे, ये अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा। बट लॉर्ड विलियम बेंटिक उनसे बिल्कुल ऑपोजिट थे। इस तरीके से आप थोड़ा सा सोचोगे पर्सन का माइंडसेट, आपको समझ में आएगा चीज़ें और बेटर याद रह जाएंगी। लॉर्ड विलियम बेंटिक उल्टा क्या कर रहे थे, उनको चाहिए था कि पावर जो है वो सेंट्रलाइज होनी चाहिए, एक ही जने के पास होनी चाहिए और कंसंट्रेट हो जानी चाहिए पावर एक ही पर्सन के पास। इससे क्या होता था, काफ़ी क्योस भी क्रिएट हुआ, इनके बहुत सारे डिसीजंस बहुत गलत भी गए क्योंकि इन्होंने पावर जो है वो नीचे डिवाइड ही नहीं की। तो ये थोड़ा सा फ़र्क था, ये मैं अभी आपको बता देती हूँ। इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक आए, इन्होंने एसपी का, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ऑफिस ही पूरा अबॉलिश कर दिया और उनकी ड्यूटी जो है कमिश्नर को ट्रांसफ़र कर दी। अब कमिश्नर का हेड बना दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहले ही बहुत काम था, वो और ज़्यादा काम आ गया, बर्डन आ गया। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूरी पुलिस फोर्स को लीड करेगा और इससे क्या हुआ, पूरा जो पुलिस फोर्स का ऑर्गेनाइजेशन था वो बहुत ही बुरा हो चुका था।
तो एक अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन इनका नहीं हो पाया, ये पूरा अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल गड्ढे में चला गया, अच्छा डिसीजन नहीं रहा था। और अब उसके बाद आती हैं, तो यहाँ पर ये नोट, ये सेम नोट दिया हुआ है, ये आप पढ़ लेना, वही लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड विलियम बेंटिक की थिंकिंग के बारे में बताया हुआ है कि बिल्कुल अगेंस्ट थे, एक दूसरे के डिसीजन से अगेंस्ट थे। अब उसके बाद पुलिस कमीशन आती है 1860 की, पुलिस आयोग कह लो, पुलिस कमीशन कह लो, इनकी कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं जिसकी वजह से इंडियन पुलिस एक्ट बनती है 1861 की, ठीक है। 1861 की एक्ट आ जाती है इससे। उसके बाद ये कमीशन क्या क्या रेकमेंड करती है बता देते हैं कि एक स्ट्रक्चर पहले होना चाहिए कि सिविल कांस्टेबलरी होनी चाहिए विलेजेस के लिए, मतलब कि पूरा जो विलेज सेटअप है उसका मेंटेनेंस होना चाहिए, ठीक है। जो एक विलेज वॉचमैन होना चाहिए जो कि विलेज के द्वारा ही मेंटेन होना चाहिए, और उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप भी होना चाहिए बाकी की कांस्टेबलरी के साथ। फिर इंस्पेक्टर जनरल होने चाहिए प्रोविंशियल लेवल पर। इंस्पेक्टर जनरल जो है एक हेड हो गए पूरे प्रोविंस के। उसके बाद डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल आएंगे जो कि पूरी रेंज के हेड हो जाएंगे, मतलब कि ये आपका इस ऑर्डर में चल रहा है कि पहले सबसे नीचे हो गए इंस्पेक्टर जनरल जो कि प्रोविंशियल लेवल पे होंगे, फिर डीआईजी आ जाएंगे जो पूरी हेड ऑफ द रेंज हो जाएंगे, और उसके ऊपर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आ जाएंगे जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के हेड हो जाएंगे। तो ये पूरा एक ऑर्डर ये यहाँ से चला था। अब पुलिस ने ग्रेजुअली क्रिमिनल एक्ट्स जितने भी हैं वो उसके द्वारा वो सारी कर्व तो कर ली थी, जैसे डकैती हो रही थी, ठगी हो रही थी, तो ये सब चीज़ों को कर्व तो कर लिया था। बट जब भी पब्लिक के साथ वो डील करती थी पुलिस, तो अच्छा एटीट्यूड नहीं था पुलिस का पब्लिक के प्रति, बहुत ही अनसिम्पैथेटिक एटीट्यूड था। और पुलिस जो है वो नेशनल मूवमेंट भी सप्रेस कर रही थी। ब्रिटिश ने इनफैक्ट ऑल इंडिया पुलिस क्रिएट ही नहीं की। जो पुलिस एक्ट था 1861 का, ये जो एक्ट इनैक्ट हुआ था 1861 का, इसने कुछ गाइडलाइन ज़रूर दी थी कि एक पुलिस सेटअप होना चाहिए प्रोविंसेस में, और ये रैंक्स जो है बहुत ही यूनिफॉर्मली इंट्रोड्यूस की गई थी पूरी कंट्री में। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ऑल इंडिया पुलिस सर्विस के लिए कोई प्रोविजंस नहीं दिए गए। फिर 1902 का टाइम आता है जब आती है पुलिस कमीशन। पुलिस कमीशन रेकमेंड करती है कि सीबीआई को सेंटर में इस्टेब्लिश कर देना चाहिए और सीआईडी को प्रोविंसेस में इस्टेब्लिश कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया जाता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए और सीबीआई होनी चाहिए, तो ये सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो की। तो ये बात की जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आर्मी रिफॉर्म्स की। अब ब्रिटिश के अंडर जो भी आर्मी रिफॉर्म्स आए थे, 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद ही ज़्यादा ये चीज़ आई थी। एक आर्मी के बारे में बात हुई थी कि सिस्टमैटिक रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए आर्मी का, अदरवाइज़ ये तो ऐसे रिवोल्ट होके हमें तो बाहर भगा देंगे। तो ब्रिटिश का थोड़ा सा इस तरह का एटीट्यूड था। तो ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि हम लोग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे आर्मी में। तो सबसे पहले उन्होंने एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, साथ ही साथ उन्होंने फिर कंटिन्यूस रीऑर्गेनाइजेशन किया आर्मी का। क्या क्या किया, क्या रीजंस थे इसका, वो मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ। अब मिलिट्री जो थी वो कंपनी का रूल था इंडिया में, उसकी हमेशा से बैकबोन रही थी। और 1857 रिवोल्ट से पहले एक दो अलग अलग सेट थे मिलिट्री फोर्सेस के, ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर ही थे वो सेट, और जो कि इंडिया में ऑपरेट करते थे। तो पहला सेट क्वीन की आर्मी थी जिसमें जो भी ट्रूप सर्व कर रहे थे ऑन ड्यूटी इंडिया में। दूसरे जो सेट था वो कंपनी के ट्रूप्स थे जिसमें यूरोपियन रेजिमेंट्स भी थे और नेटिव रेजिमेंट्स भी थे जो कि इंडिया से ही लोकली रिक्रूट किए गए थे, बट ऑफिसर्स वो ब्रिटिश ऑफिसर्स ही कहलाते थे। तो क्वीन की आर्मी जो है वो भी क्राउन की मिलिट्री फोर्स के अंडर ही आती थी। बहुत सारी चीज़ें हुई थी 1857 के बाद। कुछ रीजंस थे कि क्यों आर्मी को रीऑर्गेनाइज करना पड़ा या स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने पड़े उसमें। सबसे पहला रीज़न था ट्राइबल और सिविल अपराइजिंग्स के। अभी ब्रिटिशर्स ने इतनी ट्राइबल और सिविल अपराइजिंग्स देख ली थी कि उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि भैया अब तो बहुत ज़रूरी हो गया आर्मी को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना। उसके बाद उनका एक्सपीरियंस जो रहा था रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद वो भी बहुत बुरा रहा था। इनफैक्ट 1857 रिवोल्ट के बाद ही एक सिस्टमैटिक रीऑर्गेनाइजेशन किया। डफरिन ने दिसंबर 1888 में इनफैक्ट वॉर्न भी किया था, और लॉर्ड डफरिन के ये वर्ड्स हैं जिन्होंने उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि द ब्रिटिश शुड ऑलवेज रिमेंबर द लेसन्स विच वर लर्नड विद सच टेरिबल एक्सपीरियंस 30 years ago, सो ऑलवेज रिमेंबर द लेसन ऑफ 1857, ये बोला था उन्होंने।
फिर तीसरा रीज़न ये आता है कि दोबारा से रिवोल्ट ना हो जाए। तो मेन जो रीज़न होता है ना ये कि आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन के पीछे वो यही होता है कि एक रिवोल्ट तो हमने सह लिया, दोबारा से रिवोल्ट ना हो जाए, तो वो एक मेन रीज़न होता है। और जो इंडियन आर्मी होती है वो इंडियन टेरिटरी को तो डिफेंड कर ही रही होती है कि बाकी की जो इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस हैं उस रीजन में, जैसे रशिया थी, जर्मनी थी, फ्रांस थी, सब लोग फ़ायदा उठाना चाह रहे थे इंडियन टेरिटरी का। तो इंडियन आर्मी उनसे तो डिफेंड कर ही रही थी। साथ में जो इंडियन ब्रांच थी आर्मी की वो एशिया और अफ्रीका में उसको एक्सपेंशन के लिए भी यूज़ किया जा रहा था, जबकि जो ब्रिटिश सेक्शन था उसको यूज़ किया जा रहा था कि आर्मी की ऑक्यूपेशन के लिए, जो कि अल्टीमेट गारंटी था कि जो कि ब्रिटिश होल्ड करता था इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली आर्मी एक्सपेंशन करने के लिए ये एक रीज़न था कि आर्मी को रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ा। एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए इंडियंस को अफ्रीका एशिया में डिप्लॉय कर किया और ब्रिटिशर्स को इंडिया में, और इंडियन टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए इंपीरियलिस्ट फोर्सेस के अगेंस्ट। ये आप पढ़ लेना। उसके बाद आता है आपका पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इनफैक्ट देखी गई है। जो इंडियन ब्रांच है उसको रीऑर्गेनाइज किया गया था पॉलिसी ऑफ बैलेंस एंड काउंटरपॉइज या फिर डिवाइड एंड रूल में। ठीक है, बैलेंस एंड काउंटरपॉइज। काउंटरपॉइज क्या होता है बेसिकली कि एक ऐसा फोर्स जो कि बैलेंस करता है या फिर न्यूट्रलाइज कर देता है दूसरे बंदे को। तो यहाँ पर उन्होंने ये पूरा जो पॉलिसी है वो क्यों लाए थे कि भाई हम लोग नेटिव्स को ही आपस में लड़वा दें, एक ही सेट ऑफ इंडियन कम्युनिटी को दूसरी सेट ऑफ इंडियन कम्युनिटी से हम लोग लड़वा दें ताकि ये लोग आपस में लड़ मरे और हमें कुछ ना हो। ये ब्रिटिशर्स का मानना था। तो अब इंडियन सेक्शन ऑफ द आर्मी को ऐसे ऑर्गेनाइज किया गया इसी पॉलिसी के बेसिस पे, भैया आप डिवाइड करो और राज करो। तो ये पूरी पॉलिसी इन्होंने फॉलो की। 1879 में आर्मी कमीशन ने एम्फेसाइज भी किया था कि next to the grand counterpoise of a sufficient European force comes the counterpoise of natives against natives। ठीक है, यहाँ पर ये इनफैक्ट गिवन भी है, आगे मैं आपको बता दूंगी। तो इसमें बेसिकली क्या कहा था कि नेटिव्स को ही नेटिव्स के अगेंस्ट लड़वाने की बात कर दी थी यहाँ पर। तो अब नेटिव्स को नेटिव्स के अगेंस्ट या डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आई क्यों थी? ताकि हम लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई दूसरी अपराइजिंग ना क्रिएट कर दें या दूसरा रिवोल्ट ना क्रिएट कर दें या फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े ना हो जाए हम। अगर हम आपस में ही लड़ मरेंगे और आपस में लड़ने में बिजी रहेंगे तो हमारा ब्रिटिशर्स के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, उनके लिए हम एक साथ इकट्ठे होके और लड़ नहीं पाएंगे उनसे। तो इसीलिए अपने चांसेस से प्रिवेंट करने के लिए हुआ था। और इनका एम क्या था कि एक सफिशिएंट यूरोपियन फोर्स की ग्रैंड काउंटरपॉइज हमें बनानी है। आर्मी कमीशन 1879 में अगेन यही सेम चीज़ कही थी जो मैंने आपको बताया कि एक ग्रैंड काउंटरपॉइज यूरोपियन फोर्स के लिए बनती रहनी चाहिए। और इनफैक्ट उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि नेटिव्स को नेटिव्स के अगेंस्ट ही कर दो ताकि यूरोपियंस की सुप्रीमेसी बनी रहे। दूसरा कंसेप्ट आया था, इम्पॉर्टेंट है ये, कि एक मार्शल रेसेस और नॉन मार्शल रेसेस की आइडियोलॉजी आ गई थी, जिसने कहा था कि अच्छे सोल्जर जो हैं वो सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से ही आ सकते हैं, ये वाली आप पॉलिसी डेवलप कर दो। और ये लेट 1880s में लॉर्ड रॉबर्ट्स के अंडर ये पॉलिसी पूरी डेवलप हुई थी। लॉर्ड रॉबर्ट्स उस टाइम पर कमांडर इन चीफ थे 1887 से लेकर 1892 में। तो ये पॉलिसी इनके अंडर डेवलप की गई थी। अब मार्शल रेसेस में उन्होंने क्या कहा था कि कौन है, तो ये बेसिकली ये इसलिए यूज़ किया गया था कि एक डिस्क्रिमिनेटरी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को जस्टिफाई करने के लिए ये यूज़ किया गया था कि सिख्स हो गए या गुरखा हैं, पठान हैं, इनको कहा जाता था, जो कि बेसिकली इन जब रिवोल्ट हुआ था वो रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए काम कर रहे थे ये लोग। तो इस वजह से ये इनको कहा जाता था कि ये लोग रिवोल्ट को सप्रेस कर रहे हैं और ये रिलेटिवली मार्जिनल सोशल ग्रुप्स हैं, इसीलिए नेशनलिज्म से ये इनको कम इफ़ेक्ट पड़ेगा इनके ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए इनको कहा गया था कि ये अच्छे सोल्जर्स हैं और इनको मार्शल रेसेस में रखा गया था। दूसरे थे नॉन मार्शल रेसेस। ये ऐसे सोल्जर्स थे जहाँ पर जब इंडियन आर्मी ने 1857 रिवोल्ट को सपोर्ट किया था तो ये वाले सोल्जर्स थे, जैसे कि अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, तो यहाँ से ही आते थे। इन्होंने रिवोल्ट में भी पार्टिसिपेट किया था, इसलिए इनको नॉन मार्शल कह दिया गया। तो ये दो ग्रुप्स यहाँ पर बना दिए गए थे। और साथ ही साथ कुछ कास्ट और कम्युनल कंपनीज भी इंट्रोड्यूस की गई थी यहाँ पर,
सभी रेजिमेंट्स में और इंडियन रेजिमेंट्स में। तो यहाँ पर क्या है, एक सोशो एथनिक ग्रुप्स का पूरा मिक्सचर सा बना दिया गया था ताकि एक दूसरे को ये लोग खुद ही बैलेंस करें, ठीक है, या फिर खुद ही लड़ मरे। तो ये पूरा जो कंसेप्ट था कास्ट का, कम्युनलिज्म का, इसको और एनकरेज किया गया था, ठीक है। इंडियन रेजिमेंट्स ऐसे ही मिक्सचर से बनाए गए थे, जितने भी सोशो एथनिक ग्रुप्स हैं उनके मिक्सचर से बना रहे थे। जितने भी कम्यूनल, कास्ट, ट्राइबल, रीजनल कॉन्शियसनेस है उसको भी एनकरेज किया जा रहा था ताकि नेशनलिस्ट फीलिंग की ग्रोथ को भी हम ये लोग चेक कर पाएँ, ठीक है, कि भाई कहीं सोल्जर्स में ही नेशनलिस्ट फीलिंग्स तो नहीं जाग रही। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही थी। अब चार्ल्स वुड के अकॉर्डिंगली ये कहते हैं कि एक अलग और एक राइवल स्पिरिट होनी चाहिए अलग अलग रेजिमेंट्स में, वो अगेन के आपस में ही लड़ मरे, सो दैट वन माइट फायर द अदर इन केस ऑफ नीड। मतलब कि अगर ज़रूरत पड़े तो एक इंडियन कम्युनिटी दूसरी इंडियन कम्युनिटी पर ही गोली चला दे। तो वो वाली कि एक ऐसी राइवल स्पिरिट होनी चाहिए अलग अलग रेजिमेंट्स में, सो दैट एक सिख जो है वो शायद हिंदू पे गोली चला दे, या फिर एक गोरखा जो है वो एक सिख पर गोली चला दे या किसी हिंदू पर गोली चला दे विदाउट एनी स्क्रपल इन केस ऑफ नीड, कि मतलब बिना हेजिटेशन के ये लोग गोली चला दें। तो फाइनली कुछ कॉन्शियस एफर्ट्स लिए गए ताकि सोल्जर्स को की लाइफ से थोड़ा सा आइसोलेट किया जाए और जितनी भी पॉपुलेशन है उनसे भी थोड़ा सा आइसोलेट किया जाए। जैसे कि उनको न्यूज़पेपर पढ़ने से रोका गया, जर्नल्स हो गए, नेशनलिस्ट पब्लिकेशंस हो गए, कि उन तक पहुँचे ही नहीं ये सब चीज़ें। तो इस तरीके की हरकतें की गई थी ताकि इन तक ये चीज़ें पहुँचे ना और नेशनलिस्ट फीलिंग्स इनमें कभी आए ना। तो एक ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो है वो एक कॉस्टली मिलिट्री मशीन बनी रही थी। पील कमीशन आई थी 1857 के बाद, उन्होंने ये रेकमेंड किया था कि हम लोग मिक्स्ड कास्ट हर एक रेजिमेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर आर्म्स एक्ट आया था 1878 में, जिसने फायर आर्म्स के लाइसेंसिंग सिस्टम को क्रिएट किया था, बट यूरोपियंस और यूरेशियंस ही सिर्फ एग्जेम्प्ट किए गए थे। अब लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को मॉडिफाई किया था ताकि रेशियल एग्जेम्पशन को रिमूव किया जा सके। अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि लॉर्ड रिपन थोड़े से अच्छे बंदे था, तो बस उसने ये रेशियल एग्जेम्पशन रिमूव करने के बारे में बात की थी। अब आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, कैसे होता है वो देख लेते हैं। इंडियन सोल्जर जो है उनको मेन स्ट्रीम लाइफ से सेग्रीगेट कर दिया जाता है, उनको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने दिया जाता। अगेन वही सेम चीज़ कि इससे क्या होता है कि यूरोपियन ब्रांच का जो डोमिनेंस है आर्मी में वो और बढ़ जाता है। कि जैसे कि जो रेशो होता है वाइट्स का आर्मी में और ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले 14% थे वाइट्स, अब 33% हो जाते हैं। वाइट्स इस टू इंडियंस कितने होते हैं? 1:2 बंगाल में, 2:5 बॉम्बे में और मद्रास में। रीज़न ऐसा क्यों है, 1:2 क्यों है वाइट्स इस टू इंडियंस? क्योंकि बंगाल जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। 2:5 हैं बॉम्बे और मद्रास में, क्योंकि ये रिलेटिवली एज़ कम्पेयर टू बंगाल कम इम्पॉर्टेंट थे। सुप्रीमेसी थी यूरोपियंस की स्ट्रैटेजिक कमांड्स पे और वेपन्स पे, वो तो हमेशा ही चलती रही। सैंडहर्स्ट या फिर स्कीन कमेटी कहते हैं इसको, 1926 की, इसने ये विजुअलाइज किया था कि 1952 तक 50% इंडियन ऑफिसर्स देखे जाएंगे। तो ये उन्होंने विजुअलाइज किया था। तो ये था आपके पुलिस रिफॉर्म्स और आर्मी रिफॉर्म्स यहाँ पर बात की गई थी। इस लेक्चर में इतनी बात की है हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जुडिशियल रिफॉर्म्स ऑफ ब्रिटिश, जुडिशरी में क्या क्या रिफॉर्म्स किए थे वो पढ़ेंगे। ऑल्सो दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.in। यहाँ पर आप जाओगे स्पेशल कोर्सेज में 2020 एंड 50-50 सीरीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जितनी भी डिटेल्स आपको चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। इस बार CSAT भी आ रहा है और जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पुराने टाइम में, अगर कुछ भी आपको कैलकुलेट करना है, कुछ भी चेक करना है, वो आप देख सकते हो यहाँ पर। तो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो देख सकते हो। ऑल्सो अगर आप खुद प्रिपेयर कर रहे हो और कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं हो तो यहाँ पर टॉपिक लिस्ट अवेलेबल है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करके जाने हैं, इंपॉर्टेंट है वो। यहाँ से आप टॉपिक लिस्ट भी देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।